साथियों आज हम बात करेंगे जो प्रमुख राजनीतिक शब्दावली हैं उनके बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्थगन प्रस्ताव मतलब स्थगन प्रस्ताव क्या होता है? तो स्थगन प्रस्ताव किसी लोक महत्व के मामले पर पेश किया जाता है। जब ये स्वीकार कर लिया जाता है तब लोक महत्व के कार्य के लिए सदन का नियमित कार्य रोक दिया जाता है। इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों की स्वीकृति जरूरी होती है स्थगन प्रस्ताव की। ठीक है, फिर आता है धन विधेयक। धन विधेयक क्या है? तो संसद में राजस्व एकत्रित करने या अन्य प्रकार के धन से संबंधित विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। धन विधेयक को पुनः विचार के लिए राष्ट्रपति लौटा नहीं सकता है। ठीक है, फिर आता है विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक विनियोग विधेयक में भारत की संचित निधि व भारतीय व्यय की पूर्ति के लिए धन तथा सरकार के खर्च के लिए अनुदान की मांग शामिल होती है। भारत में संचित निधि की से कोई भी धन विनियोग विधेयक के अधीन ही निकाला जा सकता है। फिर आता है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव क्या है? ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव यह प्रस्ताव लोकसभा या विधानसभा के विपक्षी दलों द्वारा लाया जाता है। दरअसल ये प्रस्ताव सत्तारूढ़ पार्टी या गठबंधन की बहुमत की परीक्षा होती है। अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है, सरकार गिर जाती है। ठीक है, फिर आता है अध्यादेश। अध्यादेश क्या होता है? जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो और किसी विशेष उद्देश्य के लिए कानून की आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इस अध्यादेश का प्रभाव संसद द्वारा निर्मित कानून जैसा ही होगा। ठीक है, फिर आता है प्रश्नकाल। तो जब संसद की कार्रवाई शुरू होती है उसके शुरू के पहला घंटा सामान्यतः प्रश्नकाल कहलाता है। मतलब जो शुरुआत का जो फर्स्ट मतलब 1 आवर होता है ना, वो प्रश्नकाल कहलाता है। ठीक है, फिर आता है शून्यकाल। शून्यकाल क्या है कि संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल का लोकसभा या राज्यसभा की क्रिया तथा संचालन नियम से कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, फिर आता है सदन का स्थगन। तो स्थगन द्वारा सदन के कामकाज को विनिर्दिष्ट समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है। मतलब कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है संसद के काम को। फिर आता है अनुपूरक प्रश्न। अनुपूरक प्रश्न तो संसद के किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष की अनुमति के किसी विषय पर दिए गए जवाब का स्पष्टीकरण के लिए अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान करता है। फिर आता है विघटन। विघटन क्या है? तो केवल लोकसभा का ही विघटन हो सकता है, इससे लोकसभा भंग हो जाती है। ठीक है, फिर आता है तारांकित प्रश्न। जिन सवालों का जवाब सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उन्हें तारांकित प्रश्न कहा जाता है। मतलब जो जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका जवाब मतलब जल्दी प्राप्त करना होता है तो उनको तारांकित प्रश्न कहते हैं। ठीक है, फिर आता है आंतरिक प्रश्न, अंतरांकित प्रश्न। तो जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित में चाहता है उन्हें अंतरांकित प्रश्न कहा जाता है। फिर आता है पदेन। पदेन क्या है कि पद धारण करने का जो कारण होता है उस पदेन कहते हैं। तो फिर आता है निर्वाचन मंडल। तो विशेष मतदान के मकसद से गठित निर्वाचकों का विशिष्ट समूह है जिसे राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद या विधानसभाओं में से निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल का गठन करते हैं, तो निर्वाचक मंडल कहलाता है। फिर आता है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा क्या है? तो विधायिका का बनाया गया कानून संविधान के मुताबिक या नहीं, इसकी न्यायपालिका जांच करती है, इसे ही न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है प्रभुसत्ता संपन्न। जहाँ देश आंतरिक और बाह्य मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र हो और किसी गैर बाह्य शक्ति पर निर्भर न हो तो प्रभुता संपन्न कहलाता है। फिर आता है निषेधाधिकार। तो मुख्य कार्यपालिका द्वारा सोच विचार के बाद किसी इस विधायी अधिनियम पर अपनी स्वीकृति ऐसा करने से अधिनियम कानून रूप नहीं ले सकता है। ठीक है, फिर आता है निंदा प्रस्ताव। तो निंदा प्रस्ताव क्या है कि सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करने के लिए संसद के किसी भी सदन में निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक है, फिर आता है गुलेटिन। क्या है? वह संसदीय प्रक्रिया जिसमें सभी मांगों को जो नियत तिथि तक नहीं निपटाई गई हो बिना चर्चा के ही मतदान के लिए रखा जाता है। फिर आता है काकस या कॉकस। काकस क्या है? किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को काकस कहते हैं। इन प्रमुख सदस्यों द्वारा तय की गई नीतियों से ही पूरा दल संचालित होता है, तो उन्हें काकस कहा जाता है। फिर आता है सचेतक। सचेतक क्या है? तो राजनीतिक दल के अनुशासन बनाए रखने के लिए सचेतक की नियुक्ति हर दल द्वारा की जाती है। ठीक है, फिर आता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का क्या तात्पर्य है? तो जहाँ धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है तथा सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है, तो धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। फिर आता है लोकतंत्र। इसका क्या अर्थ है कि सरकार को सारी शक्तियाँ जनता से प्राप्त होती है, शासकों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। दूसरे रूप में कहें तो कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए है, तो लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, फिर आता है समाजवाद। ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन और वितरण का स्वामित्व राज्य के नियंत्रण में रहता है। ठीक है, फिर आता है
गणराज्य, इसका मतलब है कि राज्य का अध्यक्ष एक निर्वाचित व्यक्ति है जो एक निश्चित अवधि के लिए पद ग्रहण करता है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और मिलते हैं इसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।